बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एंट्रोपी चेंज को डिराइव करेंगे फॉर आइडियल गैसेस। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी का फॉर्मूला देखते हैं। एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम के अंदर और वो रिवर्सिबल होगी, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है, रिवर्सिबल होगी। और थोड़ी अमाउंट में होगी, इतनी अमाउंट में होगी, कम अमाउंट में कि टेम्परेचर में राइज या फॉल देखने में हमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला आ गया। इसमें दो सिंबल्स हैं, दोनों ही को हम समझेंगे। एक है डेल्टा क्यू रिवर्सिबल डेल्टा और एक है डी। दोनों का मतलब होता है चेंज, डिफरेंशियल, लेकिन दो डिफरेंसेस हैं। डी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, यानी कि फाइनल और इनिशियल वैल्यू हमें पता होती है, और जो डेल्टा होती है ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। दूसरा डी जिनके साथ इस्तेमाल होता है वो स्टेट फंक्शन होते हैं, और डेल्टा जब इस्तेमाल होता है वो पाथ फंक्शन होते हैं, वो क्वांटिटीज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टेट फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि ये फाइनल और इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन फाइनल इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको मजीद आसान बनाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक लाहौर और कराची के दरमियान जो डिस्टेंस है ये स्टेट फंक्शन है, और आप जो कन्वेंस इस्तेमाल करते हैं वो और उसका फेयर जो है वो पाथ फंक्शन। दैट मीन्स कि आप लाहौर से कराची जाते हो प्लेन के जरिए, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा उनके दरमियान, लेकिन वक्त चेंज होगा। अगर आप प्लेन से जाओगे तो कम लगेगा, अगर आप ट्रेन से जाओगे तो ज़्यादा लगेगा। अब जो और किराया भी इसके हिसाब से, अगर आप प्लेन से जाओगे तो ज़्यादा लगेगा और अगर ट्रेन से जाओगे तो कम लगेगा। ठीक है, यानी कि वक्त और जो फेयर है ये दोनों पाथ फंक्शन है कि आप किस कन्वेंस से सफ़र कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता आप ट्रेन से गए हो, आप जहाज से गए हो, लाहौर और कराची के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो वही रहेगा। तो ये जो लाहौर कराची के दरमियान डिस्टेंस है ये स्टेट फंक्शन है, लेकिन जो किराया है ना बीच में, और जो वक्त है और जो कन्वेंस है ये पाथ फंक्शन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस करली डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, W फॉर वर्क डन, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 2 है। अब रिवर्सिबल हीट की बात कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके इसके साथ रिवर्सिबल क्यू रिवर्सिबल लिख देंगे, तो ये रिवर्सिबल जो है ना वो हीट में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम ये फर्ज करते हैं कि ये जो वर्क डन है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो चेंज हो जाएगी। डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। ठीक है, इक्वेशन 3 होगी। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट मीन्स कि हम हीट की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो थी डी एस इज इक्वल टू, बाकी जो बचा है ना वो सारा हम ऐसे ही, मतलब बाकी जो है तो सिर्फ टी है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिखते हैं क्यू रिवर्सिबल की जगह पे आ जाएगा डी ई प्लस पी डी वी। बाकी जो डिवाइडेड बाई टी है ये ऐसे ही आएगा। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और वैल्यू है उस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल टू DE ओवर DT। यहाँ से अगर हमें DE की वैल्यू चाहिए हो तो ये हो जाएगा किसके इक्वल? DE को हम इधर ही रखेंगे, इसी मतलब इस साइड पे रखेंगे, DT डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा CV इंटू DT। अब ये जो डी ई की वैल्यू आई है, ये वाली जो डी ई की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ठीक है, जो ही हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, हमने डी ई की जगह पे जो है ना वैल्यू पुट करनी है, तो डी ई की जगह पे आ जाएगा सी वी इंटू डी टी। अब ये जो t है इस ये डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों के साथ अलग अलग होके आ जाएगा, इसके साथ भी हम इसको लिख देंगे t। ठीक है, ये डिनोमिनेटर एलसीएम है ना, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर
फिर आ जाएगा प्लस, उसके बाद था P dV, ठीक है, P dV। तो अब ये वाला जो T था अगेन इसका भी डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर बन गया T। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी 4 है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जनरल गैस इक्वेशन का, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन, अगर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई वी। अब हमारे पास जो इक्वेशन चल रही थी उसको हम दोबारा लिखेंगे। इक्वेशन थी डी एस इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी ओवर टी प्लस पी थी, आगे लिखा हुआ था पी, तो पी की जगह पे हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो है आर टी ओवर वी, और साथ में जो मौजूद था पी डी वी था, ठीक है। तो साथ में मौजूद था डी वी, पी के साथ था डी वी, तो ये मैंने डी वी ऐसे लिख दिया, और नीचे टी वी था जो डिवाइड कर रहा था, ठीक है, जिस तरह दोनों का डिनोमिनेटर बना था। ये टी इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये इस टी के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास इक्वेशन की कुछ फॉर्म इस तरह से आएगी, सी वी प्लस डी टी ओवर टी प्लस आर कांस्टेंट है, सी वी भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है इसका हम लास्ट वाली इक्वेशन थी मोस्ट प्रोबेबली 8 थी, तो मैं इसको 9 बोल देती हूँ। इक्वेशन नंबर 9 जो है इसका हम लेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स हम लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड प्लस का साइन लग गया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे इसका इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स t1 एंड t2। यहाँ पे r को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे भी जो है ना वो हम लेंगे v1 और v2 के दरमियान जो है वो हम इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करेंगे, इन दो लिमिट्स के दौरान इंटीग्रेट करेंगे। अगेन मल्टीप्लाई का साइन है, और ये बाहर जो चीज़ हमने निकाली है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लिया जाता है। इसी तरह से हम इसका भी लेंगे इंटीग्रेशन S1 और S2 के दरमियान, ठीक है। डेल्टा जो है वो इंटीग्रेशन के साथ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, खाली S बचेगा। और अगर ये लिमिट्स नहीं होते तो हमने खाली यहाँ पे S ही लिखना था, लेकिन अब चूंकि लिमिट्स हैं तो हम S को 2 दफ़ा लिखेंगे। पहले वाले S के साथ अपर लिमिट आएगी, दूसरे वाले S के साथ लोअर लिमिट आएगी, और दरमियान में माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख देंगे, और इधर R कांस्टेंट है उसको भी बाद में लिखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये जो T1 और T2 इसी तरह से लिखेंगे, ये जो लिमिट्स थी इंटीग्रेशन की। और ये जो t है इसको ऊपर जब लेके जाएंगे, ये वाला जो t है जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा t की पावर -1 इंटू डी टी, ठीक है। सेम इसी तरह से होगा r, और इसकी लिमिट्स हैं v1 ओवर v2 और v1 की पावर माइनस, ये वाला जो v है इसने भी ऊपर जाना है, ये जो ही ऊपर जाएगा तो ये v की पावर -1 इंटू डी हो जाएगा। अब जिसका इंटीग्रेशन लिया जा रहा हो अगर उसकी पावर -1 हो तो उस वेरिएबल का हम लॉग नेचुरल ले लेते हैं। अगर किसी वेरिएबल का इंटीग्रेशन लिया जा रहा हो और उसकी पावर -1 हो, अगेन मैं बता रही हूँ, तो उस वेरिएबल का हम लॉग नेचुरल ले लेते हैं। यहाँ पे वो वेरिएबल जिसकी पावर -1 है वो t है, यहाँ पे वो वेरिएबल v है, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा ये S2 माइनस S1 जो है इट विल बी चेंज इनटू डेल्टा S इज इक्वल टू सी वी कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही आ जाएगा। और अब हमारे पास जो है ये जो था ये सारा इसका आ जाएगा आंसर लॉग नेचुरल ऑफ t। इसकी दो लिमिट्स थी t1 और t2, ये हम ऐसे लिखेंगे, प्लस उसके बाद r जो है वो अगेन कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ठीक है। और आगे फिर अगेन लॉग नेचुरल v का आ जाएगा, इसकी दो लिमिट्स थी v1 एंड v2। तो डेल्टा s जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, इज इक्वल टू सी वी। अब हमने अगेन ln t को 2 बार लिखना है, ठीक है।
हम लिखेंगे यहाँ पे एल एन टी 2 बार लिखेंगे, लेकिन दरमियान में आएगा इनके माइनस, और पहले वाले टी के साथ आ जाएगा T2, दूसरे वाले टी के साथ T1, प्लस आर का साइन आएगा, और फिर अगेन हम इसी तरह से करेंगे इसको कि एल एन वी पहले वाले के साथ 2 और दूसरे वाले के साथ 1, दरमियान में माइनस का साइन। ठीक है, हम लिमिट्स को इस तरह से खोलते हैं, जिस तरह आंसर एल एन वी था, लेकिन लिमिट्स की वजह से हमने उसको लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट के अंदर जो है वो ये V2 आएगा, सॉरी बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन ऑफ लॉग नेचुरल का रूल लगाएंगे, एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन है, तो ये एल एन टी टू ओवर T1 आ जाएगा। उसके बाद था प्लस आर एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन था, तो लॉग नेचुरल को इकट्ठा करेंगे तो माइनस डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो V2 ओवर V1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 10 बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम V2 ओवर V1 इसकी वैल्यू, ये जो V2 ओवर V1 है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और 2 काम कर लेते हैं। पहला काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो ये इक्वेशन 10 किस तरह से चेंज होगी, यानी कि प्रोसेस में हम टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस होता है जिसमें T2 इज इक्वल टू T1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी 10 डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन ऑफ T1 ओवर T1 कर लो या T2 ओवर T2 कर लो, वट एवर, आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आ जाएगा। आर एल एन V2 ओवर V1, थोड़ी देर में हम V2 ओवर V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको आइसोथर्मल और आइसो जो है ना कोरिक प्रोसेस के लिए इस इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया सी वी एल एन ऑफ 1 प्लस आर एल एन ऑफ V2 ओवर V1। अच्छा, हमारे पास अब सी वी इंटू 0, क्यों 0, क्योंकि एल एन 1 0 के इक्वल होता है, आर एल एन V2 ओवर V1। इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसको अभी बाद में नंबर देते हैं। तो ये सिर्फ सी वी जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 जब आर एल एन V2 ओवर V1 में जमा होगा तो सेम यही आंसर आएगा, आर एल एन V2 ओवर V1। तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता है तो फिर हमारे पास डेल्टा एस जो है वो इक्वल टू दिस आता है, तो हम इसको इक्वेशन 11 बोल देते हैं। ओके, अगर हमारे पास आइसो कोरिक हो, यानी कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो, तो इक्वेशन 10 किसमें चेंज हो जाएगी, सिंपल, हम ये वाला जो है V2 ओवर V1 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला फैक्टर जो है ना वो V2 ओवर V1 की बजाय V2 ओवर V2 हो जाएगा, V2 ओवर V2 या V1 ओवर V1 हो जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा, और ये पूरा फैक्टर r ln V2 ओवर V1 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, सिंपल हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन ऑफ T2 ओवर T1 प्लस आर एल एन ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, एल एन ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, सी वी एल एन ऑफ T2 ओवर T1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 12 बन जाएगी अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको लिखना है क्योंकि एल एन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम यहाँ पे V2 ओवर V1 की जो है वो वैल्यू को चेंज करेंगे। उसका मकसद ये होगा कि यहाँ पे हम प्रेशर को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे ताकि हम आइसोथर्मल जिस तरह हमने किया, आइसोकोरिक किया है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, उसका मकसद सिर्फ यही होगा। अच्छा, एक उसके लिए हम एक जो है रिलेशनशिप ये है कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। अब हमें अगर Cp को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा Cp माइनस R, R को अगर इधर ले आते हैं और CV को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा CV।
तो हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पे डेल्टा एस, दोबारा से लिख लेते हैं सी वी एल एन ऑफ T2 over T1 प्लस एल एन ऑफ V2 over V1। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे पहले सी वी की वैल्यू पुट करेंगे। ये वाली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने 10 का नाम दिया था, तो यहाँ पे हम डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी की जगह पे हम पुट करने वाले हैं सी पी माइनस आर, और उसके बाद आ जाएगा एल एन T2 ओवर T1। ठीक है, प्लस एल एन V2 ओवर V1। अब V2 ओवर V1 के लिए अगेन हम जनरल गैस इक्वेशन जो है उसका सहारा लेंगे। तो उसमें हमारे पास अगर इनिशियल कंडीशन जो है वो हो 1 P1 B1 इज इक्वल टू R NRT होता है, तो N1 के इक्वल आ जाएगा R T1 आ जाएगा। अगर हमारे पास फाइनल कंडीशन हो तो P2 V2 R सेम रहेगा T2। अगेन हम N जो है उसको 1 कंसिडर करेंगे। इस इक्वेशन को A बोल देते हैं, ये B है। B को तकसीम करेंगे A के साथ। अगर इक्वेशन नंबर B को A से डिवाइड करें तो ये आएगा P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 इज इक्वल टू R ओवर T2 डिवाइडेड बाय R ओवर T1। R से कैंसिल हो जाएगा। P2 V2 ओवर P1 V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। तो अगेन हमें शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये V2 ओवर V1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो V2 ओवर V1 के साथ है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। तो ये जो P है ये इधर डिवाइड कर रहा है P1, तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई करेगा, और P2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। अब ये जो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 10 के अंदर पुट करने लगे हैं। इक्वेशन नंबर बल्कि हमारे पास 12 तक हो चुकी थी, ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 बन चुकी थी। इक्वेशन नंबर 13 में पुट करेंगे क्योंकि हमें ये वाली भी वैल्यूज एज सच चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन थी डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी माइनस आर इंटू एल एन ऑफ T2 ओवर T1 प्लस आर एल एन ऑफ V2 ओवर V1 की जगह पे वैल्यू आई है T2 ओवर T1 इंटू P1 ओवर P2। अब ये जो लॉग नेचुरल है और R ये दोनों के साथ है, R ln इन दोनों के साथ। अब हमने ये प्लस में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट जब करेंगे तो R ln जो है T2 ओवर T1 के साथ भी आएगा, P1 ओवर P2 के साथ भी सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो CP है इसको ln T2 ओवर T1 के साथ मल्टीप्लाई करना, R को भी ln T2 ओवर T1 के साथ मल्टीप्लाई करना। इक्वेशन क्या हो जाएगी, ds इज इक्वल टू CP ln ऑफ T2 ओवर T1 माइनस R ln ऑफ T2 ओवर T1 प्लस उसके बाद अब R ln जो है वो मल्टीप्लाई होंगे R ln T2 ओवर T1। ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हुआ, और जब प्लस में चेंज हुआ तो R और ln दोनों के साथ आएगा P1 ओवर P2। ठीक है, अब इसमें ये माइनस R ln T2 ओवर T1 और ये प्लस R ln T2 ओवर T1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CP ln ऑफ T2 ओवर T1 प्लस R ln P1 ओवर P2। ये जो इक्वेशन है ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जब टेम्परेचर सेम हो तो हम एंट्रोपी चेंज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जब प्रेशर सेम। तो हमने क्योंकि प्रेशर सेम के लिए नहीं किया था पहले, तो अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 14 कह देते हैं, XIV 14 इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि P1 और P2 को इक्वल कर देंगे। जो ही हम P1 इज इक्वल टू P2 किया तो इक्वेशन नंबर 14 जो है वो चेंज हो जाएगी। डेल्टा S इज इक्वल टू CP ln ऑफ T2 ओवर T1 प्लस R ln ऑफ 1 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि P1 डिवाइडेड बाय P1 हो जाएगा या P2 डिवाइडेड बाय P2, तो ln 1। जो ही ln 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी CP ln ऑफ T2 ओवर T1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारे पास ये वाला जो है वो इक्वेशन इस्तेमाल है। अब इक्वेशन नंबर ये जो 14 है, इसमें अगर हम अगेन टेम्परेचर जो है वो सेम कर देते हैं, तो ये टेम्परेचर सेम करने से हमारे पास, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ, ln ऑफ T2 ओवर T1 जो है वो 1 के इक्वल आएगा, 0 हो जाएगा और 0 Cp से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आ जाएगा हमारे पास ये वाली इक्वेशन R ln ऑफ P1 ओवर P2। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि P2 ऊपर आए तो ये जो इक्वेशन है ये ऐसे बन जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस आर ln ऑफ P2 ओवर P1, क्योंकि ये आपके ना जो वीडियो के टाइटल में इस तरह से लिखा हुआ है माइनस आर ln ऑफ P2 ओवर P1, तो इस वजह से मैंने आपको ये करा दिया, ये बुक में मौजूद नहीं है। तो होपफुली आपको तमाम लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी में कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।